पूरी हो चुकी है। कल स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में इसकी पेशी होगी। उसके पहले हम आपको एक बार तैयारियां बता देते कि किस प्रकार से इसको प्रयागराज की नैनी जेल में रखा जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरी तरह से अतीक अहमद को रखा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। इतना ही नहीं, मानव कैमरा के अंदर भी इसको रखा जाएगा। और थोड़ी देर पहले ही जो जेल मंत्री है धर्मवीर प्रजापति, उनका भी बयान भारत समाचार ने आपको सुनवाया था कि किस प्रकार से तैयारियां पूरी हैं। एक अपराधी के तौर पर अतीक अहमद को यहाँ पर लाया जा रहा है। अपराधी, उसकी जो क्राइम कुंडली, हाई स्कूल में पढ़ाई के वक्त अतीक अहमद ने पहली हत्या को अंजाम दिया था। यानी कि पहला हत्या अतीक अहमद ने हाई स्कूल में किया था जब वो 17 साल का था। 2002 में नसन की हत्या का भी इस पर आरोप लगे थे। 2004 में बीजेपी नेता अशरफ की हत्या अतीक अहमद ने करवाई थी। 2005 में विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी। और सारी जो कहानी है, जो सारी हिस्ट्री है, वो यहीं से शुरू होती है। 2005 तक अतीक अहमद अपने आप को बेहद ही बलवान महसूस करने लगा था और वो विधायकी छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा था। यह सीट खाली हुआ था। यहाँ से इसने अपने भाई अशरफ को चुनावी मैदान में उतारा था और वहीं से अशरफ के ऑपोजिट बसपा के टिकट से खड़े हुए थे राजू पाल। चुनाव राजू पाल जीत गए। अशरफ के चुनाव हारने के बाद से बात वर्चस्व की आ गई और चुनाव जीतने के बाद एक दो बार मरवाने की कोशिश की, जिसके बाद से राजू पाल ने इल्जाम भी लगवाया कि सांसद अतीक अहमद उसे जान से मरवाना चाहते हैं। और आखिरकार 26 जनवरी के एक दिन पहले जब हॉस्पिटल की ओर से वापस आ रहे थे और जायजा लेकर 26 जनवरी के कार्यक्रमों को वापस आ रहे थे तो राजू पाल को मौत के घाट उतार दिया गया। और इसी मामले में उमेश पाल मुख्य गवाह थे, जिनके अपहरण भी करवाने का आरोप अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर था, जिस मामले में कल स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई है। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र अशोक प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए, अब अतीक अहमद को कुछ ही वक्त में, कुछ ही घंटों में प्रयागराज के नैनी जेल में लाया जाएगा। थोड़ी देर पहले आपने जो उमेश पाल की पत्नी है उनसे बात किया, उनकी मां से बात की। किस तरह से जो है इंसाफ की उम्मीद उमेश पाल की पत्नी और उनकी मां कर रही है? देखिए, जिस तरीके से उमेश पाल के अपहरण के मामले में, जिसमें 2005 में जो राजू पाल बसपा का विधायक था, मौजूदा विधायक को उसी सुलेम सराय के पास ही गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उसको फिर एक निजी अस्पताल ले जाया गया था और उसकी मौत हो गई थी। उस पूरे मामले में चश्मदीद गवाह था उमेश पाल। 2006 में, फरवरी 2006 में उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसे गवाही बदलने के लिए उस पर दबाव बनाया जाता है। 3 दिनों तक उसका अतीक अहमद का जो चकिया का कार्यालय है वहां पर रखा जाता है, उसको टार्चर किया जाता है। उसके बाद दबाव बनाकर गवाह को गवाही बदलवा दी जाती है। उसके बाद सरकार बदलती है। 2007 में पूरे मामले में उमेश पाल ने मामला दर्ज कराया। उसी के मामले में 16 साल तक ट्रायल कोर्ट में चलता रहा। अब जो 17 मार्च को ट्रायल पूरा हो गया है और उसी मामले में जो फैसले का वक्त है वो 28 मार्च को समय मुकर्रर किया गया है। तो 28 मार्च को ये उमेश पाल अपहरण कांड का जो फैसला आएगा, उसी के लिए अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया है, अशरफ को बरेली के जेल से लाया गया और फरहान जो उसमें मुलजिम है वो नैनी जेल में है, उसको भी लाया जाएगा। इस तरह जो उसमें से कुल 11 मुलजिम थे, एक की मौत हो गई है और 10 मुलजिम बचे हुए हैं, जिसमें से 3 ऐसे लोग हैं, अतीक अहमद और अशरफ और फरहान। ये तीनों जेल में है। तीनों को जेल में लाया जाएगा और उस समय जब फैसला सुनाया जाएगा तो कोर्ट में रहेंगे। लेकिन बता दें कि जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद है, अपने सामने किसी को सर उठाने नहीं देता था। सबसे पहले अगर हम इसकी हत्या की बात किया जाए तो चांद बाबा यहाँ हुआ करते थे, उसकी भी तूती बोलती थी और उसकी पहली हत्या करके इसने जराइम की दुनिया में एक कदम रखी थी। उसके बाद इसका दबदबा बढ़ता गया। उसके बाद जराइम के साथ साथ ये फिर राजनीति में चला गया। उसके बाद ये एक गली का गुंडा फिर माननीय बन गया, विधायक बना, सांसद बना, अपने भाई को विधायक बनाया। लेकिन जिस तरीके से इसका कद बढ़ता रहा, लेकिन उसकी जो जराइम की दुनिया का इतिहास रहा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा था। उसका जो भाई अशरफ है, उसके भी मुकदमे की जो लिस्ट थी वो बढ़ती जा रही थी। इसके ऊपर कुल 101 मुकदमे दर्ज हैं और 101 मुकदमे में जो 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या होती है तो वो भी उसी में शामिल किया गया है। तो जिस तरीके से अब अपहरण कांड जो उमेश पाल का हुआ था उसमें अब फैसला सुरक्षित है। 28 मार्च को फैसला आएगा। उसी में अब देखने वाली बात होगी कि फैसले में क्या होता है। इसको लेकर जब हमने उनके उमेश पाल के परिजनों से बात किया तो उन्होंने फैसले का, जो न्यायालय का फैसला है, उसका स्वागत करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उनको अपने बेटे की मौत का बदला केवल इनकाउंटर की
की बात कर रही हैं कि सरकार से उनकी एक ही मांग है कि जिस तरीके से मेरे बेटे की हत्या की गई है, इन जो हत्यारे लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा है उनको भी इनकाउंटर में मार गिराया जाए। जी धीरेन्द्र, देखिए जब ये कुख्यात अपराधी देवरिया के जेल में था, देवरिया से फिर से बरेली और तमाम जगहों पर भेजा गया था, तो एक वक्त था जब जेल प्रशासन ने इसे अपने जेल में रखने से मना कर दिया था, और आज एक वक्त है जब इसने और जगह ने हत्याकांडों का अंजाम दिया और ये वापस आ रहा है। ऐसे में जेल प्रशासन का क्या कुछ कहना है? प्रयागराज के नैनी जेल में किस प्रकार से जेल प्रशासन मुस्तैद है, क्या कुछ तैयारियां की गई है? साथ ही साथ जिस प्रकार से 3 लेयर्स के शूटर्स अरेंज करके शूट आउट की हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जो लोकल LIU है वो कितनी एक्टिवेट है ताकि किसी भी प्रकार का कोई चूक ना हो? देखिए, अगर अतीक अहमद की बात किया जाए तो अतीक अहमद जेल में रहते हुए जिस तरीके से वो किसी व्यापारी का अपहरण कर लेता है या जो उसके प्रॉपर्टी के काम में रोड़ा बनता है उसका अपहरण करा के और जेल में ले जाते हैं उनके गुर्गे, उसके साथ उसके मारपीट की जाती है। अगर हम उमेश पाल हत्याकांड की बात करें तो जिस तरीके से 2019 में जो मुकदमा दर्ज कराया गया था उसी समय ये बात उस FIR में लिखित रूप में दर्ज की गई है कि उमेश पाल की हत्या की जाएगी और 15 दिनों तक ये पूरा नेशनल मीडिया में सुर्खियों में रहेगा। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से उसकी मंशा रही, यानी दूसरे अगर शब्दों में बात की जाए तो अतीक अहमद जो चाहता है वो कर दिखाता है, चाहे वो सलाखों के पीछे रहे चाहे बाहर रहे। लेकिन देखिए धीरेन्द्र, सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आता है, वो 5 बार विधायक रहा तो रहा ही, सांसद भी चुन करके गया, इसको समाजवादी पार्टी से टिकट भी दे दिया गया, यानी कि ये अपना वर्चस्व प्रयागराज में तो बढ़ा ही रहा था, इसको देश की बड़ी जो पंचायत है उसमें बैठने की परमिशन। आखिर इस प्रकार के माफियाओं को संरक्षण क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठ के सामने आता है ना। निश्चित तौर पे जिस तरीके से इसको राजनीतिक संरक्षण मिला था और वही वजह रही कि ये एक गली का गुंडा राजनीति में जब ये कदम रखा है तो माननीय बन गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया, प्रदेश की सबसे बड़ी न्यायालय में सबसे बड़े विधानसभा में पहुंच गया, उसके बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच गया। लेकिन लोगों का खौफ था और लोगों का जिस तरीके से इसका नेटवर्क था, ये लोगों को पूरी मैनेजमेंट के साथ ही पूरा काम करता था। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ये अपने कार्यों को अंजाम देता था, ऐसा लोगों के अंदर प्रेजेंट करता था कि ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये जनप्रिय होने का दावा जरूर करता था, लेकिन इसका खौफ इतना था कि इसके सामने कोई भी इसकी बात को मना नहीं कर सकता था। और यही वजह रही कि इसका राजनीतिक जो रसूख था धीरे धीरे बढ़ता गया और इसके जो गैंग था, गैंग का भी विस्तार होता गया। इसके रसूख का यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर जिस तरह जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, लेकिन अगर ये जेल में रहते हुए ये व्यापारी को जेल में बुलाता है, जेल में मारपीट करता है, उसके बाद इसका जो अवैध कारोबार है, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का जो कारोबार है, ठेके का जो कारोबार है, दूसरी तरफ लगातार वो फलता फूलता रहा, इसका गैंग आर्थिक रूप में लगातार मजबूत होता रहा। तो निश्चित तौर पे जो खुफिया इकाइयां थी वो फेल हो रही थी। ठीक है धीरेन्द्र, हम आपके पास आएंगे। धीरेन्द्र, इस वक्त ही देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अतीक के भाई को लेकर पुलिस राजधानी में